18 फरवरी 2018 को एक कपल की शादी होती है जिनका नाम शेखर साहू और रीमा था। उसके शादी के 5 दिन बाद यानी 23 फरवरी 2018 को जब शेखर की बीवी किचन में खाना बना रही थी तब उनकी घर की डोरबेल बजती है। तब शेखर साहू जाता है, गेट खोलता है और गेट के बाहर एक डिलीवरी बॉय खड़ा था और उसके हाथ में एक बड़ा सा ग्रीन कलर का पार्सल था और वो पार्सल शेखर साहू को देकर और उससे साइन करवा के चला जाता है। वो पार्सल को लेकर शेखर साहू अपने बेडरूम में आ जाता है और सोचता है कि उनकी हाल फिलहाल में शादी हुई है तो शायद किसी ने गिफ्ट भेजा होगा और वो उस गिफ्ट को खोल ही रहा होता है कि जैसे ही उसकी बीवी वहाँ पहुँच जाती है तब वो अपनी बीवी को कहता है कि ये पार्सल रायपुर से आया है और किसी एस के सिन्हा नाम के व्यक्ति ने भेजा है। वैसे तो मैं किसी एस के सिन्हा नाम के व्यक्ति को नहीं जानता हूँ, पर गिफ्ट खोल के देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। और वो जैसे ही उस गिफ्ट को खोलता है वहाँ एक तेज धमाका ब्लास्ट होता है जिससे शेखर, रीमा और उसके घर में उसकी दादी थी, तीनों गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। ये धमाके का आवाज़ इतना तेज था जिसे सुनकर पड़ोसी भी वहां पहुंच जाते और वो तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। और अभी तक पड़ोसियों को लग रहा था कि शायद उनके घर में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, पर उनको ये नहीं पता था कि ये कोई सिलेंडर ब्लास्ट नहीं बल्कि प्री प्लान बम ब्लास्ट है। आखिर कौन था जिसने इस हंसते खेलते परिवार को एक झटके में तबाह कर दिया? इनकी किसी से इतनी क्या दुश्मनी थी जो इनके सारे परिवार को ही खत्म कर देना चाहता था? तो आज का ये हैरान परेशान कर देने वाला केस जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाओगी कि कोई व्यक्ति कैसे थोड़े से जलन के लिए उसके पूरे परिवार की जान लेना, और इस केस के कातिल और उसके मोटिव सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो ये बात है 2018 की ओडिशा के बालांगीर जिले के पाटनगढ़ इलाके में एक साहू फैमिली रहती थी। इस फैमिली में टोटल 5 लोग रहते थे। इस फैमिली के सबसे बड़े सदस्य का नाम रविंदर साहू था जो कि एक कॉलेज के प्रोफेसर थे, और उनकी पत्नी संयुक्ता साहू जो कि एक ज्योति विकास इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल थी। और इस घर का बड़ा बेटा शेखर साहू जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और वो बेंगलुरु में जॉब करता था, और इस घर की छोटी बेटी फॉरेन कंट्री में स्टडीज कर रही थी। और साथ ही रविंदर साहू की माँ यानी शेखर साहू की दादी भी उनके साथ ही रहती थी। अब शेखर जॉब करने लगा था, इसकी शादी की उम्र हो गई थी, तो इसके घर वाले इसकी शादी का प्लानिंग करते हैं और एक रीमा नाम की लड़की से इसकी शादी फिक्स करवा दी जाती है। फिर 18 फरवरी 2018 को शेखर और रीमा की शादी करवा दी जाती है, और इस शादी में शेखर साहू की छोटी बहन भी आई थी जो फॉरेन कंट्री में रहती थी। और फिर शादी धूमधाम से हो जाती। और फिर शादी के कुछ दिन बाद यानी 23 फरवरी 2018 को शेखर साहू की बहन वापस जाने की तैयारी कर रही थी और अपना सामान पैक कर वो दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। और शेखर की छोटी बहन को छोड़ने उसके पिता रविंद्र साहू भी उसके साथ एयरपोर्ट जाते हैं। और शेखर की माँ संयुक्ता साहू जो ज्योति विकास इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल के पोस्ट पे थी वो भी अपने ड्यूटी पे निकल जाती है। और इस वक्त घर में केवल 3 लोग थे, शेखर, उसकी पत्नी रीमा और उसकी दादी। और सुबह का लगभग 11 बज रहा था और शेखर की पत्नी रीमा किचन में खाना बना रही थी। तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। अभी शेखर जाता है, घर के बाहर एक डिलीवरी बॉय खड़ा था, वो उसे पार्सल देता है और शेखर पार्सल लेकर अपने बेडरूम में चला जाता है। और वो जैसे ही पार्सल खोलता है एक झटके में सब तबाह हो जाता है। ये तो आपने स्टार्टिंग में सुना ही था। और अब बम ब्लास्ट के बाद शेखर की दादी का ऑन द स्पॉट डेथ हो जाता है और शेखर और उसकी बीवी रीमा बुरी तरह से झुलस जाती है और उससे काफ़ी सीरियस चोटें भी आते हैं। अब पुलिस वहां पहुंचती है, तीनों को हॉस्पिटल भेजा जाता है, पर शेखर साहू की दादी का ऑलरेडी डेथ हो चुका था। और अब अनफॉर्चुनेटली शेखर की भी डेथ हो जाती है हॉस्पिटल में। और अब इस केस में एकमात्र सदस्य शेखर की पत्नी रीमा बची हुई थी। वो जीवित तो थी पर बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड थी, इसलिए वो कुछ बताने और बयान देने की सिचुएशन में नहीं थी। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। उन्हें पता चलता है कि उनके घर में कोई सिलेंडर ब्लास्ट नहीं हुआ है क्योंकि उनके घर का सिलेंडर एकदम ठीक था। तब वो वहाँ स्पेशल बॉम्ब स्क्वाड को बुलाती, वो वहाँ आती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, फिर पुलिस को बताती है कि यहाँ पे एक प्री प्लान बम ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि उन्हें वहाँ कुछ ऐसे केमिकल मिलते हैं जो बम बनाने में यूज किए जाते हैं। फिर ये कंफर्म हो जाता है कि ये एक प्री प्लान्ड मर्डर है। अब पुलिस के पास बस एक ही सवाल था, आखिर ये सब किया किसने और क्यों? पुलिस सबसे पहले रीमा की बयान लेना चाहता था, पर रीमा अभी कुछ बताने और बोलने की सिचुएशन में नहीं थी, इसलिए पुलिस वहाँ के आसपास की सीसीटीवी फुटेज चेक कर तब उन्हें पता चलता है कि उनके घर पे एक डिलीवरी बॉय वो पार्सल लेकर आया था। और अब वो उस डिलीवरी बॉय की तलाश शुरू कर देते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि वो डिलीवरी बॉय जिस कुरियर कंपनी का था उस कुरियर कंपनी का नाम स्काई किंग था। पुलिस तुरंत उस
उसके ऑफिस में पहुंचती है और उस डेट की सभी पार्सल की डिटेल निकलवाई जाती है। तब उन्हें पता चलता है कि ये पार्सल रायपुर से आया है और किसी एसके सिन्हा नाम के व्यक्ति ने भेजा है। तब वो उस नाम और एड्रेस की वेरीफाई करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि ये पार्सल भेजने वाले ने अपना नाम और एड्रेस दोनों ही फेक बताया था और पुलिस को यहाँ से कुछ हाथ नहीं लगता है। और अभी तक पुलिस को इस केस में कोई भी ऐसी लीड नहीं मिली थी जिससे कुछ पता चल सके कि आखिर किसने और क्यों किया था ये सब। और अब फिर पुलिस शेखर की फैमिली, रिलेटिव, उसके आस पड़ोस, उसके दोस्तों सबसे पूछताछ करते हैं, पर यहाँ से भी उन्हें कुछ खास नहीं मिलता है। हाँ, पर कुछ दिनों के पूछताछ के बाद पुलिस को पता चलता है कि शेखर साहू की मां संयुक्ता साहू जिस स्कूल में प्रिंसिपल के पोस्ट पे थी, वहाँ पे करीबन 1.5 से 2 साल पहले उनकी किसी से लड़ाई हुई थी। और ये व्यक्ति कोई और नहीं, उसी स्कूल का इंग्लिश का प्रोफेसर था जिसका नाम पूंजीलाल मेहरा था। और शेखर की मां साथ ही पुलिस को बताती है कि ये झगड़ा उतना भी बड़ा नहीं था जिससे कि ये इनके फैमिली को बम से ही उड़ा दे। लेकिन इसके बाद भी पुलिस पूंजीलाल मेहरा को हिरासत में लेती है और उससे पूछताछ करती है। फिर भी उन पुलिस के हाथों कुछ नहीं लगता है, क्योंकि पूंजीलाल मेहरा के मोबाइल लोकेशन से लेके स्कूल के सीसीटीवी फुटेज से लेके पुलिस सब खंगालती है। लेकिन इससे पुलिस को पता चलता है कि पूंजीलाल मेहरा ना ही किसी कुरियर ऑफिस गया था और ना ही उसकी मोबाइल लोकेशन किसी कुरियर ऑफिस से थी। पूंजीलाल मेहरा पुलिस के शक के दायरे से बाहर था। फिर पुलिस वाले उसे छोड़ देते हैं। फिर पुलिस शेखर साहू और उसकी पत्नी रीमा की कॉल डिटेल निकालती है। तब उन्हें उसमें एक अननोन नंबर मिलता है। फिर पुलिस उस अननोन नंबर की डिटेल निकलवाती है। तब उन्हें पता चलता है ये नंबर रीमा के साथ कॉलेज में पढ़ने वाले एक लड़की की थी और उसने रीमा के शादी होने से कुछ दिन पहले ही शेखर साहू के नंबर पे कॉल किया था और उसे मना किया था कि वो रीमा से शादी ना करे। अब पुलिस का पूरा शक उस लड़के पे जाता है। पुलिस उस लड़के को अरेस्ट कर उसके साथ डीपली इंट्रोगेट करती है। लड़का पुलिस को बताता है कि वो रीमा को कॉलेज के टाइम से पसंद तो करता था, इसीलिए उसने शेखर को कॉल करके रीमा से शादी करने को मना किया था। लेकिन इसमें इतनी भी साहस नहीं थी कि वो बम बनाकर उसे उड़ा ही दे। लेकिन फिर भी इसकी बातों पर पुलिस को यकीन नहीं होता है, क्योंकि इस केस में इसके अलावा कोई और क्लू भी नहीं था। फिर पुलिस कोर्ट से परमिशन लेके इस लड़के की पोलियोग्राफ टेस्ट करती है। तब पुलिस को पता चलता है कि ये लड़का बिल्कुल सच बोल रहा है, यानी कि वो लड़का रीमा को पसंद करता था, इसलिए शेखर के नंबर पे कॉल करके उसने रीमा से शादी करने को मना किया था। लेकिन इस पूरे हत्याकांड में उसका कोई हाथ नहीं था। इस केस में पुलिस 100 से अधिक लोगों के साथ इंट्रोगेशन कर चुकी थी, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथों कुछ नहीं लगता। इसलिए ओडिशा गवर्नमेंट इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर देती है। अब इस केस को सीबीआई हैंडल करती है और ये उन सारे लोगों को फिर से बुलाती है और उनके साथ इंट्रोगेट करती है जिनसे ओडिशा पुलिस ऑलरेडी इंट्रोगेट कर चुकी थी। लेकिन ये इंट्रोगेशन थोड़ी हार्ड होने वाली थी, क्योंकि पुलिस के कंपेरिजन में सीबीआई वाले के सवाल थोड़े टेढ़े मेढ़े थे और उनके पूछताछ करने का भी तरीका थोड़ा अलग था। अभी इंट्रोगेशन चल ही रहा था कि ओडिशा पुलिस के पास बाई पोस्ट एक लेटर आता है जिसमें लिखा था कि आम लोगों को परेशान ना करे, इस केस के पीछे बेंगलुरु के 3 व्यक्ति का हाथ है जिसके साथ शेखर साहू ने धोखाधड़ी की, इसलिए अब आम लोगों और निर्दोष लोगों को परेशान करना बंद करें और इस केस की छानबीन बेंगलुरु में जाके करें। अब ये लेटर उसी व्यक्ति ने लिखा था जो इस केस की डायरेक्शन को किसी और दिशा में ले जाना चाहता था, और यही वो लेटर है जिसके कारण ये केस सॉल्व हो पाया। और इस लेटर को लेकर क्राइम ब्रांच वाले शेखर साहू के फैमिली को दिखाते हैं। तब शेखर साहू की मां, जो ज्योति विकास इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल थी, वो इस लेटर को 2-4 बार पढ़ती है। तब उन्हें एक व्यक्ति पे शक होता है और ये व्यक्ति कोई और नहीं, उन्हीं के कॉलेज में पढ़ाने वाला इंग्लिश का वो प्रोफेसर पूंजीलाल मेहरा था। और संयुक्ता साहू पुलिस को बताती है कि वो पूंजीलाल मेहरा को डेली स्कूल में बातचीत करते देखती थी और इस लेटर में लिखे हुए शब्द तरीके कहीं ना कहीं पूंजीलाल मेहरा से मेल खा रहे थे। फिर क्राइम ब्रांच वाले तुरंत इस लेटर के आधार पर पूंजीलाल मेहरा को अरेस्ट कर लेती है और इस बार इसके साथ सख्ती से पेश आती है। तब वो टूट जाता है और वो कबूल करता है कि हाँ, इस पूरे हत्याकांड के पीछे उसी का हाथ है। फिर पूंजीलाल मेहरा पुलिस को सारी सच्चाई बताता है। वो बताता है कि 2014 में वो ज्योति विकास इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल हुआ करता था। उसी दौरान उस कॉलेज में संयुक्ता साहू की पोस्टिंग होती है। संयुक्ता साहू पूंजीलाल मेहरा से सीनियर थी, इसकी वजह से
पूंजीलाल मेहरा को प्रिंसिपल की पोस्ट से हटा के संयुक्ता साहू को प्रिंसिपल की पोस्ट मिल जाती है और इसी कारण पूंजीलाल मेहरा और संयुक्ता साहू के बीच में झगड़ा भी हुआ था, लेकिन फाइनली प्रिंसिपल की पोस्ट संयुक्ता साहू को मिल जाती है और इसी बात से पूंजीलाल मेहरा काफी नाराज होता है और उसके अंदर बदले की आग जलने लगती है और वो अब किसी भी तरह से संयुक्ता साहू से बदला लेना चाहता था और वो 2014 से ही मौके की तलाश में लग जाता है कि कब उसे मौका मिले और कब वो संयुक्ता साहू से बदला ले। और ये मौका उसे 2018 में आखिर मिल ही गया। जब 2018 में शेखर साहू की शादी थी, उस शादी में पूंजीलाल मेहरा भी गया था। उसी दौरान उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना एक गिफ्ट बनाकर इसके घर भेजा जाए। इस गिफ्ट को बनाने के लिए पूंजीलाल मेहरा इंटरनेट पे काफ़ी रिसर्च करता है, काफ़ी वीडियो देखता है जिसमें बम बनाने की विधि बताई गई हो और वो वहीं से बम बनाने का प्रोसेस सीखता है। और क्योंकि वो एक स्कूल का टीचर था तो उसको स्कूल आईडी पे वो सारे केमिकल मिल जाते हैं जो बम बनाने में यूज कर सकें और वो इन केमिकल के हेल्प से इंटरनेट पर देखकर बम बनाता है और 23 फरवरी 2018 को शेखर साहू के घर भेजता है, जिससे शेखर साहू और उसकी दादी की डेथ हो जाती है। और साथ ही पूंजीलाल मेहरा पुलिस को बताता है कि इस बम को भेजने के बाद वो अपना डेली रूटीन चालू रखता है और स्कूल से घर जाने के बाद वो अपना फ़ोन घर पे ही छोड़कर वो वहाँ से ऑटो रिक्शा लेकर रायपुर पहुँचता है उस स्काई किंग कुरियर कंपनी में और वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा न होने के कारण ये पहली बार में बच जाता है। और वो बताता है कि जब इस केस को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र किया जाता है तब वो डर जाता है और वो इस केस की डायरेक्शन चेंज करने के लिए वो लेटर भेजता है और इसी लेटर के गलती के कारण वो दोबारा शक के घेरे में आता है और पकड़ा जाता है। तो खैर आपने ये कभी ना कभी सुना ही होगा कि चाहे कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, कुछ ना कुछ क्लू छोड़ ही देता है। तो ये था आज का केस, कैसे कोई व्यक्ति थोड़े से जलन के लिए इस हद तक गिर सकता है। तो इस केस पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपके पास ऐसी कोई केस है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज के लिए इतना ही, फिर जल्द मिलते एक और नए केस के साथ। और वीडियो को जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे।